नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज का काम होता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब जब भी हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि आजकल हमारे पास अलग अलग तरीके के डिवाइसेस अवेलेबल हैं। किसी के पास फ़ोन साइजेस होंगे, किसी के पास आईफोन होंगे, किसी के पास सैमसंग होगा। हर एक फ़ोन का हो सकता है स्क्रीन का साइज, हाइट, विड्थ, सारी चीज़ें अलग अलग हों। इनफैक्ट अगर हम सिर्फ फ़ोन की बात करें तो उसके ओरिएंटेशन भी अलग अलग होते हैं। सेम वेबसाइट को हम लैंडस्केप मोड में यूज़ कर सकते हैं, तो हम पोर्ट्रेट मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। हम कंप्यूटर्स के ऊपर सेम वेबसाइट को खोल सकते हैं, लैपटॉप्स के ऊपर खोल सकते हैं, बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर खोल सकते हैं। तो इसीलिए एक वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना, यानी हमारे डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसका चेंज हो जाना, ताकि मॉडिफाई हो जाना, ताकि हमारा यूआई सुंदर लगे, वो वेबसाइट अच्छी लगे, उसके एलिमेंट की स्पेसिंग ठीक लगे, सारी चीज़ें अच्छे से अलाइंड हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड आज की डेट में जितनी भी हम वेबसाइट्स, वेब पेजेस बिल्ड करते हैं, वो सारी की सारी मेजॉरिटी 99.99% सारे डेवलपर्स कोशिश करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिव हो, क्योंकि वही आज की मार्केट की डिमांड है। जैसे अगर एक और वेबसाइट का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट्स सपोज वी ओपन medium.com। काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है जब भी हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं। तो अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करूँ तो इसके अगर हम साइज को डिक्रीज करेंगे तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे क्या चेंजेस आएंगे? जैसे ही हमारी वेबसाइट का साइज थोड़ा सा ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ये जो राइट ऑप्शन है ये कंप्लीटली हट गया। यानी फ़ोन के ऊपर मेरी वेबसाइट थोड़ी सी और नीट एंड क्लीन दिखाई दे, उसके लिए मुझे ज़्यादा ऑप्शंस हटाने पड़ते हैं ऊपर से। ये जो सर्च बार था ये और छोटा हो गया। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जो हमारा इंस्पेक्ट है उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो डिवाइस मोड का ऑप्शन होता है बेसिकली, जिससे हम अपने अलग अलग डिवाइसेस पर मेरी सेम वेबसाइट कैसे दिखेगी उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायमेंशंस में जाकर अगर मैं चाहूँ कि आईफोन 12 प्रो के ऊपर मेरा ये जो medium.com वेबसाइट है ये कैसी दिखेगी, तो उस फ़ोन पर मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखने वाली है, हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा पर कैसी दिखेगी, तो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। ये मेरे डायमेंशंस आ गए स्क्रीन के, विच इज़ बेसिकली 412x915। हम चाहें तो iPad Air पर देख सकते हैं कि iPad पर मेरी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। एंड सैमसंग गैलेक्सी A51 पर मेरी जो वेबसाइट है फ़ोन के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। तो काफ़ी सारे डिवाइसेस के यहाँ पर पॉपुलर ऑप्शन होते हैं। नहीं तो हम अपनी मर्जी से जाकर अपने विड्थ एंड हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। तो जितनी भी हम वेबसाइट्स, वेब पेजेस बिल्ड कर रहे होंगे एज अ डेवलपर, तो उनके लिए हम उनकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए इस डिवाइस मोड को यूज़ कर सकते हैं। ये ब्राउजर्स पर मिल जाता है। अब बात करते हैं मीडिया क्वेरीज के बारे में। मीडिया क्वेरीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को हम लेंगे। अब मीडिया क्वेरी एक्चुअली होती क्या है? हमारा जो भी डिवाइस होता है उसके कुछ पर्टिकुलर मीडिया फीचर्स होते हैं। जैसे मेरा डिवाइस हो गया, या फिर हम इसको कह सकते हैं एनवायरनमेंट हो गया, बेसिकली वो जगह, वो सिस्टम जिसके ऊपर हम अपने वेब पेज को, वेबसाइट को खोल रहे हैं, उसके पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हो सकता है उसके पास कोई विड्थ हो सकता है उस डिवाइस के पास, आपके पास कोई हाइट हो सकता है उस डिवाइस की अभी कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन हो। ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि आप उसको लैंडस्केप मोड में चला रहे हैं या उसको पोर्ट्रेट मोड में चला रहे हैं। लैंडस्केप मोड क्या होता है? अगर हम इस फोन की बात करें तो फोन अगर सीधा मैं देख रही हूँ तो ये मेरे पास पोर्ट्रेट मोड होता है किसी भी वेबसाइट को देखने का। और इस डिवाइस पर अगर मैं इस तरीके से कंटेंट को देख रही हूँ जहाँ पर विड्थ बड़ी हो जाती है हाइट से, तो इसको हम लैंडस्केप मोड कहते हैं। तो अलग अलग मोड्स हो सकते हैं डिवाइसेस के, और हर मोड के हिसाब से या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिव चेंजेस होने चाहिए। तो जिन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से चेंजेस आते हैं उनको मीडिया फीचर्स कहते हैं। सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जाकर अगर मैं सर्च करूँ मीडिया फीचर्स को, तो हमारे पास बहुत सारे मीडिया फीचर्स आ जाते हैं। हमारे पास कलर भी होता है, डायनेमिक रेंज भी होती है, ग्रिड भी होती है, डिवाइस विड्थ, डिस्प्ले मोड, इस तरीके से बहुत सारी, मोनोक्रोम, हवर, ओरिएंटेशन, पॉइंटर, प्रेफर्स कलर स्कीम, कॉन्ट्रास्ट, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम कर सकते हैं। पर इनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो होती है हमारी विड्थ। यानी मेरे डिवाइस की जो भी विड्थ चल रही है उसके हिसाब से कैसे मेरी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बने। हम यहाँ पर कौन सी विड्थ की बात कर रहे हैं? हम व्यू पोर्ट की विड्थ की बात कर रहे हैं। डिवाइस के लिए व्यू पोर्ट वो पार्ट होता है जो विजिबल होता है, बट हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, नहीं तो आप व्यू पोर्ट MDN पर जाकर पढ़ सकते हैं क्या होता है डिटेल में। हम जब भी CSS, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे होंगे तो व्यू पोर्ट ब्राउजर को हम बोल रहे होंगे कि ब्राउजर के ऊपर जितना हमारा वेब पेज का पार्ट है वो सारा का सारा हमारे लिए व्यू पोर्ट होगा। तो इसको अभी के लिए इग्नोर करना है, पर डेफिनेशन में आपको कई जगह व्यू पोर्ट दिखाई देगा। तो अगर मुझे डिवाइस की विड्थ के हिसाब से कोई चेंजेस लेकर आना है, कोई रिस्पॉन्सिवनेस लेकर आनी है,
तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अपने CSS के अंदर हम लिखते हैं @media। मीडिया क्वेरी की शुरुआत हमेशा @media से होगी, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे अपने मीडिया फीचर का नाम, कि कौन से फीचर के हिसाब से रिस्पॉन्सिवनेस है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है विड्थ के हिसाब से, कि विड्थ अगर एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स हो तो मेरे डिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। तो इस तरीके से मैंने एक कंडीशन लिखी है कि मीडिया क्वेरी क्या कह रही है कि अगर मेरे डिवाइस की विड्थ एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स हो गई तो मेरे डिव का कोई भी रैंडम डिव, या यहाँ पर कोई भी हेडिंग हो सकती है कि H1 का कलर मेरे पास या फॉन्ट साइज चेंज हो जाए। मल्टीपल हम क्वेरीज भी लिख सकते हैं कि डिव के लिए चेंज हो जाए, उसके बाद H1 के लिए कुछ चेंज हो जाए, तो ये दो चीजें हो जाएं जैसे ही मेरी विड्थ 400 पिक्सल्स को टच करे। तो इस तरीके से हम अपनी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार इसको करते हैं। हमने क्या किया, index.html के अंदर एक हेडिंग H1 हमने बनाई है, उसके अंदर हम कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हैं, और style.css में जाकर हमने उसको बैकग्राउंड कलर एंड एक बॉर्डर दिया है। तो हमारा जो पेज है वो अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक मीडिया क्वेरी लिखेंगे @media। हम चाहते हैं कि जब मेरे डिवाइस की विड्थ एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स हो, तो उस केस में क्या हो, उस केस में जो भी मेरा ये अभी H1 है, H1 के लिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश करने से कोई चेंज नहीं आया। चेंज कब आएगा, चेंज तब आएगा जब मेरे डिवाइस की विड्थ 400 पिक्सल्स होगी। तो मैं इंस्पेक्ट करके अपने डिवाइस की विड्थ चेंज कर सकती हूँ। इसको पहले तो हटा लेते हैं। अभी मेरे डिवाइस की विड्थ क्या है, जब हम इसे रीसाइज करते हैं तो ऊपर मुझे अपने डिवाइस की विड्थ एंड हाइट दिखती है। अभी जो विड्थ है दैट इज अराउंड 1200 पिक्सल्स। तो विड्थ धीरे धीरे ऊपर हमें दिख रही है कि डिक्रीज हो रही है, एंड जैसे ही इस विड्थ को हम और डिक्रीज करके 400 पिक्सल्स कर देंगे तो एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स पर हमारा चेंज आएगा। थोड़ा सा बढ़ाकर इसको 398, एंड ये थोड़ा सा जो ब्लिंक हुआ 400 पिक्सल्स। तो एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स पर मेरा क्या हुआ है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है टू रेड। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और चेंज ला सकती हूँ। हम चाहें तो अपने कलर को यहाँ पर व्हाइट कर सकते हैं। रेड के ऊपर व्हाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। रिफ्रेश, तो एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स पर ये चेंज है। थोड़ा सा भी स्क्रीन साइज बढ़ा, चेंज हट गया, थोड़ा सा भी स्क्रीन साइज घटा, चेंज हट गया। पर एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स पर अगर मुझे कोई चेंज चाहिए तो वो चेंज मुझे इस तरीके से दिखाई दे सकता है। हम चाहे तो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए भी सेम चीज कर सकते हैं। मैंने नीचे अगर कोई डिव बना लिया है तो हम चाहें तो इस डिव का जो हाइट है उसे सेट कर देते हैं 100 पिक्सल्स। सिमिलरली विड्थ को हम सेट कर सकते हैं 100 पिक्सल्स, एंड एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं विच इज इक्वल टू ब्लू। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अभी क्या है, ये डिव मुझे दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही मैंने थोड़ा सा साइज बढ़ाया तो डिव दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि डिव के अंदर अभी कोई कंटेंट ही नहीं है। और डिव की हाइट और विड्थ कब सेट हो रही है, बैकग्राउंड कलर, ये जब भी विड्थ 400 पिक्सल हो रही है तभी सेट हो रही है, तो मतलब तभी डिव दिखाई देगा। तो इस तरीके से डिव को दिखाई देना है तो एग्जैक्टली 400 पिक्सल्स पर मुझे लेकर जाना पड़ेगा अपने विड्थ के साइज को। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी मीडिया क्वेरीज को लिखते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अपनी मीडिया क्वेरी को लिखने के लिए हम मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ का भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एग्जैक्टली वाला जो ये वाला सिंटैक्स होता है इसको हम ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, पर मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे @media मिन विड्थ कहने का मतलब है कि ये जितने भी चेंजेस अंदर लिखे जाएंगे ये तब आने चाहिए जब मेरी मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल्स हो। मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल्स हो या उससे बड़ी हो तो ये चेंजेस आ जाए। और मैक्स विड्थ कहने का मतलब है कि मेरी मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल्स है तो ये चेंजेस आना चाहिए। मैक्सिमम विड्थ या उससे कम हो तो मेरी ये चेंजेस अप्लाई होनी चाहिए। जैसे अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम 400 पिक्सल्स या उससे बड़ी हो अगर मेरी विड्थ, तो मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, उस केस में हम लिख सकते हैं @media मिन विड्थ, यहां पर लिख सकते हैं 400 पिक्सल्स। तो मिन विड्थ अगर 400 पिक्सल्स है तो मेरे H1 की जो बैकग्राउंड कलर है उस कलर को हम करना चाहते हैं लेट्स सपोज ग्रीन येलो। सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी स्क्रीन साइज 400 पिक्सल से बड़ा है। इसे अगर हम इंस्पेक्ट करें एंड कुछ यहां पर लेकर आए तो अभी स्क्रीन साइज 1321 है, 400 पिक्सल्स मिनिमम विड्थ है, तो तब तक तो ये लाइन ग्रीन रहेगा। धीरे धीरे फिर ये एकदम से 400 पिक्सल्स को टच करेगा। जैसे ही 400 पिक्सल्स को टच करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन का ग्रीन रहा। क्यों, क्योंकि 400 पिक्सल्स, ये भी मैंने क्वेरी लिख दी, इस क्वेरी में भी लिख दिया, तो
ये वाली क्वेरी पहले लिखी गई है, ये बाद में लिखी गई है, तो ये ओवरराइड कर देगी। ओवरराइड मतलब ये वाली इंप्लीमेंट होगी जो हमने CSS के रूल्स में पढ़ा था। यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्टली 401 कर देती तो उस केस में ओवरराइड नहीं होता, उस केस में यहाँ पर रेड ही दिखाई देता। पर क्योंकि 400 है तो बैकग्राउंड कलर वाली ये चीज़ ओवरराइड हो गई, तो कलर मेरा ग्रीन येलो दिखाई दे रहा है। एंड थोड़ा सा भी 400 से कम हुआ तो वापस से अपने ओरिजिनल कलर यानी येलो पर हम आ जाएंगे। इसके अलावा हम मैक्स विड्थ भी कर सकते हैं। तो इस मिन विड्थ को एक्चुअली मैं करने वाली हूँ 500 पिक्सल्स, या इसको हम 700 पिक्सल्स कर देते हैं और एक लिखते हैं मीडिया क्वेरी फॉर माय मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ को हम कर लेते हैं 200 पिक्सल्स। H1 पर हम चाहते हैं अगर मैक्सिमम विड्थ 200 पिक्सल या उससे छोटी हो मेरी विड्थ, तो उस केस में मेरा जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम लेट्स सपोज पिंक बना देंगे। सेव, रिफ्रेश। तो दोबारा से एक बार चेंजेस को देखते हैं। ओरिजिनली मेरा क्या कलर है, मेरा लाइन ग्रीन कलर है, यानी अगर मेरी मिनिमम विड्थ 700 पिक्सल्स या उससे बड़ी है तो ग्रीन येलो या लाइम जैसा कलर हमें दिखाई देगा। उसे अगर छोटा छोटा करते करते हम 700 पिक्सल्स पर ले आएंगे। दिस इज 700 पिक्सल्स। तो इससे ऊपर ग्रीन रहेगा, इससे नीचे क्या हो जाएगा, वापस से येलो। 400 पिक्सल्स पे जाके एग्जैक्टली रेड हो जाएगा, और उससे नीचे जाएंगे तो चेंज नहीं आएगा। पर जैसे ही मैक्सिमम विड्थ 200 पिक्सल्स हम टच करेंगे तो 200 पिक्सल्स एंड उससे कम में मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली 200 पिक्सल्स पर बैकग्राउंड कलर पिंक में कन्वर्ट हो गया एंड उससे नीचे पूरा का पूरा पिंक में रहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग हम चेंजेस ला सकते हैं जैसे जैसे हमारे डिवाइसेस छोटे या बड़े होते हैं। अभी तो हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर की फॉर्म में देख रहे हैं, बट हम चाहें तो जैसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर मेन्यू जो होता है पूरा का पूरा हमें नेविगेशन दिखाई दे रहा होता है ऊपर, नेविगेशन मेन्यू। पर जैसे ही वेबसाइट का साइज छोटा होता है, एक छोटा सा ऊपर बटन या छोटा सा ऊपर ऑप्शन दिखाई देता है जिस पर क्लिक करने से फिर पूरा मेन्यू दिखता है। तो नैव बार के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस हम यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीका है मिन विड्थ मैक्स विड्थ को यूज़ करने का। इसके अलावा हम मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल डिमेंशंस को मिक्स भी कर सकते हैं। यानी मैं कुछ इस तरीके से क्लब करके भी स्टेटमेंट्स लिख सकती हूँ। तो यहाँ बात हो रही है 200 पिक्सल से लेकर 300 पिक्सल्स की रेंज की। तो जब भी मुझे रेंज सेट करनी है हम एंड को यूज़ कर सकते हैं, मिन एंड मैक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार इसको भी करके देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब तक @मीडिया लिख लेते हैं, मेरी जो मिन विड्थ है 200 पिक्सल्स है एंड मैक्स विड्थ 300 पिक्सल्स है, उसके बीच में H1 का जो बैकग्राउंड कलर है उस कलर को लेट्स सपोज हम कन्वर्ट करना चाहते हैं टू लॉन ग्रीन कलर। ग्रीन हमने यूज़ कर लिया है। लेट्स सपोज वी वांट टू कन्वर्ट इट टू मेजेंटा। मेजेंटा का सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया। अब अभी बाकी जगह लाइन ग्रीन रहेगा, लेकिन 200 से 300 के बीच में क्या रहेगा, मेजेंटा कलर आ जाएगा। जैसे ही हम 300 को टच करेंगे, यहाँ पर आकर जैसे ही 300 को टच करेंगे वैसे क्या हुआ, मेजेंटा कलर आ गया एंड ये 200 पिक्सल्स तक चलेगा। 200 पिक्सल्स पे जाके हम पिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट 200 से 300 तक वी विल हैव मेजेंटा बैकग्राउंड कलर। तो इस तरीके से मल्टीपल क्वेरीज को हम क्लब भी कर सकते हैं फॉर अ रेंज। एक और चीज़ टेस्ट कर लेते हैं। हम इस बार अपनी मीडिया क्वेरी को डिफाइन करने वाले हैं अपने ओरिएंटेशन पर। ओरिएंटेशन क्या होता है, अभी हमने बात की थी, एक मेरा पोर्ट्रेट होता है, एक मेरा लैंडस्केप मोड होता है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा जो भी स्क्रीन है वो उसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाए, तो हमारे डिव का या H1 का बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन के लिए कर सकते हैं @मीडिया, यहाँ पर लिखेंगे ओरिएंटेशन। जैसे ही लैंडस्केप हो जाए वैसे ही H1 का बैकग्राउंड कलर ये एक्वा हो जाए एंड इसके फॉन्ट का कलर हम चाहते हैं ब्राउन हो जाए। सेव एंड इसको हम करेंगे थोड़ा सा रीसाइज, रिफ्रेश। अब लैंडस्केप मोड में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट ये लैंडस्केप मोड में ही है, बट अगर मैं किसी फ़ोन पर जाऊँ, लेट्स सपोज iPhone 12 Pro, तो नॉर्मली मेरे फ़ोन पर मेरी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देगी, बट यहाँ से मैं अपने फ़ोन को टिल्ट कर सकती हूँ, रोटेट कर सकती हूँ। रोटेट किया तो ये लैंडस्केप मोड में आ गया, तो बैकग्राउंड कलर हो गया एक्वा एंड मेरे फॉन्ट का कलर हो गया ब्राउन के इक्वल। दोबारा से पोर्ट्रेट में ले आए तो नॉर्मल हो गया, लैंडस्केप में ले आए तो चेंज हो गया। तो इस तरीके से जब भी हम ऐप्स को यूज़ करते हैं तो फ़ोन को कुछ इस तरीके से रखते हैं जब हम, तो मेरे फ़ोन में ऐप्स अलग तरीके से दिखाई देती हैं, पर इस तरीके से फ़ोन को रखते हैं तो ऐप का थोड़ा सा UI मेरे लिए चेंज हो जाता है। तो वो कैसे चेंज होता है, वो चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज एंड रिस्पॉन्सिवनेस।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है Z इंडेक्स, या आप इसको Z इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का काम है ये बताना कि वेबसाइट के ऊपर कौन सी चीज ऊपर वाले लेवल पर आएगी और कौन सी चीज नीचे वाले लेवल पर आएगी। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक वेब पेज बनाया और उस वेब पेज के ऊपर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है जो कुछ यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, मैं बॉक्स मॉडल की फॉर्म में उनका सिर्फ बॉक्स शेप आपको दिखा रही हूँ। एक एलिमेंट है जिसको हमने इसके ऊपर ओवरलैप करके क्रिएट कर दिया एक तरीके से। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ब्लू एलिमेंट है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है स्क्रीन में, और ये वाला जो येलो कलर वाला एलिमेंट है ये इस ब्लू वाले एलिमेंट को यहाँ से इस कॉर्नर से ओवरलैप कर रहा है। तो जब भी एलिमेंट्स ओवरलैप होते हैं यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, उनकी लेयर बन जाती है, तो वहां पर एक स्टैक फॉर्म हो जाता है। स्टैक वैसे तो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है तो उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर स्टैक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेवल्स, जैसे हमने बुक्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बुक्स अगर रख दी तो वो क्या बन गया, बुक्स का एक स्टैक बन गया। तो इस तरीके से मान लेते हैं हमने फर्स्ट चीज रख दी, फिर हमने सेकंड चीज रख दी, फिर हमने थर्ड चीज रख दी, फिर हमने फोर्थ चीज रख दी। इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बनता है, जैसे किचन के अंदर प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखी होती है, उसको हम स्टैक कह देते हैं। तो उसी तरीके का स्टैक हमारे एलिमेंट्स से बनता है जब भी हम वेब पेज के ऊपर अपने एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। जो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम लेवल पर आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टैक में सेम लेवल पर ऐड होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये ब्लू वाला बॉक्स है और हमने एक और येलो वाला बॉक्स कुछ यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो ये जो दोनों बॉक्सेस हैं ये दोनों सेम लेवल पर क्रिएट हुए। यानी बैकग्राउंड में तो मेरा पूरा वेब पेज का बैकग्राउंड आ रहा है, उसके ऊपर फर्स्ट लेवल में ये वाला बॉक्स आ रहा है। इनको हम कुछ नंबर दे देते हैं, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो जो मेरे 1 एंड नंबर 3 वाले बॉक्स हैं वो सेम लेवल पर आ रहे हैं, एंड उसको क्योंकि ओवरलैप किया जा रहा है, ये जो 2 वाला बॉक्स है 1 वाले बॉक्स के ऊपर आ रहा है, उसे ओवरलैप कर रहा है, तो ये एक लेवल ऊपर आ जाएगा, यानी मेरे अगले लेवल पर चले जाएगा स्टैक के। तो इसी तरीके से स्क्रीन पर एलिमेंट्स का अलग अलग लेवल होता है। इस लेवल को वैसे हमें इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकली इसको समझना ही काफी होगा। जैसे लेट्स सपोज ये मेरी पूरी एक वेब पेज की स्क्रीन है, इसके अगर ऊपर की तरफ कोई एलिमेंट आ जाता है, जैसे अगर ये पेन इसके ऊपर की तरफ आ गया, तो ये पेन कहां पर हुआ, ये पेन मेरा एक स्टैक लेवल ऊपर आएगा मेरे वेब पेज के ऊपर। तो जितने भी स्टैक लेवल ऊपर चीजें आती हैं वो उतना ही वेब पेज के ऊपर सामने की तरफ आती है, और जितना आपका स्टैक लेवल कम होता है उतना ही चीजें पीछे की तरफ यानी बैकग्राउंड में शिफ्ट होती चली जाती हैं। इसका एक काफी प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या किया है, अपनी एक index.html फाइल बनाई है जिसके अंदर Z इंडेक्स हमने हेडिंग दी है, उसके अंदर 3 div बॉक्सेस हमने क्रिएट किए हैं। style.css के अंदर हमने अपने बॉक्स को कुछ स्टाइलिंग दे दी है, कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया है। इसके अलावा हमने 1 और 2 को एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दिया है। अब एक बार वेब पेज पर जाकर देखें तो हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी क्या है, अभी ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है, ये मेरा सेकेंड बॉक्स है, ये मेरा थर्ड बॉक्स है। पर हम क्या करेंगे, हम इस ऑरेंजिश इस सेकंड वाले बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा ऑरेंज बॉक्स यानी बॉक्स नंबर 2। तो बॉक्स नंबर 2 के लिए हम इसे पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव, और इसे हम लेट्स सपोज बॉटम से दे देते हैं पोजीशन 50 पिक्सेल्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, ये ऑरेंज वाला बॉक्स हमारा मूव करके ऊपर की तरफ चला गया। इवन दो सारे बॉक्सेस को हमने हाइट 150 पिक्सेल्स दी है, पर यहां पर ये जो ऑरेंज बॉक्स है ये इस ग्रीन वाले बॉक्स को ओवरलैप कर रहा है। इसे अगर हम इंस्पेक्ट करें तो इंस्पेक्ट करके पता चलेगा कि ये यहाँ पर जब हम 1 वाले बॉक्स पे स्क्रॉल करेंगे तो इतनी पूरी की पूरी 150 पिक्सेल्स की विड्थ है हमारे ब्लू वाले बॉक्स की, एंड 2 वाले पर जाएंगे तो इतना एरिया है हमारे ऑरेंज वाले बॉक्स का। पर जैसे ही हमने इस बॉक्स नंबर 2 को पोजीशन रिलेटिव दे दी और बॉटम से 50 पिक्सेल्स मूव कर दिया, यानी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे इसे 50 पिक्सेल्स ऊपर की तरफ मूव कर दिया, तो ये अब क्या कर रहा है, ये ऑरेंज बॉक्स अब इस ग्रीन वाले बॉक्स को ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने की वजह से क्या हो रहा है, ऑरेंज वाला बॉक्स स्क्रीन में सामने की तरफ आ रहा है और ये ब्लू वाला बॉक्स, ये ब्लूइश ग्रीन बॉक्स हमारा स्क्रीन पर पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहां पर कह सकते हैं यहां पर स्टैक लेवल में क्या हो रहा है, ये ऑरेंज बॉक्स सामने की तरफ है या ऊपर की तरफ है, एंड ये ग्रीन वाला बॉक्स नीचे की तरफ है। तो जब भी हम एलिमेंट्स का स्टैक लेवल कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी हमें स्क्रीन पर कौन सी चीज ऊपर दिखानी है और कौन सी चीज नीचे दिखानी है जब भी दो एलिमेंट्स ओवरलैप करें, तो उसके लिए जिस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं वो होती है हमारी Z इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो Z इंडेक्स या Z इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या करती है, ओवरलैपिंग एलिमेंट्स विद लार्जर Z इंडेक्स कवर दोज विद स्मॉलर वन। अगर हमारे दो एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, एक छोटा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एंड लेट्स सपोज ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, और ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं।
यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब जब भी दो एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं तो अगर आप उनकी Z इंडेक्स प्रॉपर्टी जिसकी भी आप बड़ी सेट कर देंगे, वो क्या होगा, वो स्क्रीन में सामने की तरफ दिखाई देगा। तो अगर हमने ब्लू वाले एलिमेंट का Z इंडेक्स बड़ा सेट कर दिया, बड़ा यानी अगर हमने Z इंडेक्स को 1 2 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू सेट कर दी, तो वो क्या होगा, स्क्रीन के सामने की तरफ आ जाएगा और दूसरे वाला एलिमेंट उसके पीछे चला जाएगा। और अगर येलो वाले के लिए हमने Z इंडेक्स की वैल्यू कुछ पॉजिटिव सेट कर दी एज कंपेयर टू दिस ब्लू बॉक्स, तो फिर वो स्क्रीन के सामने की तरफ आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एलिमेंट्स का Z इंडेक्स 0 होता है, या फिर इसे हम ऑटो भी कह सकते हैं, यानी ऑटोमेटिकली सारे के सारे एलिमेंट्स सेम लेवल पर होते हैं। अब सेम लेवल पर जब भी एलिमेंट्स होंगे, यानी अभी इस एलिमेंट का भी बाय डिफॉल्ट Z इंडेक्स 0 है, इसका भी Z इंडेक्स 0 है, इसका भी Z इंडेक्स 0 है। जब भी सेम लेवल पर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं तो CSS के अंदर जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बाद में डिफाइन होती है वो स्क्रीन पे ऊपर की तरफ आता है, अगर कभी भी ओवरलैप होता है तो। पर इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमें अब 1 को सामने की तरफ लेके आना है, क्योंकि 1 यहां पर छुपा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसके Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। तो Z इंडेक्स को चेंज करके हम कर सकते हैं 1, इसे करेंगे सेव एंड रिफ्रेश। बट रिफ्रेश करने से कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि Z इंडेक्स प्रॉपर्टी की एक खास चीज होती है कि Z इंडेक्स आप सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए सेट कर सकते हैं जिनको हमने कोई पोजिशन दे रखी हो। मतलब जिस भी एलिमेंट की पोजिशन या तो स्टैटिक होगी या फिर उसके पास डिफॉल्ट पोजीशन होगी, उस एलिमेंट के लिए Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को हम सेट नहीं कर सकते। तो अभी क्या है, ये जो 1 वाला बॉक्स है इसके लिए पोजीशन अभी बाय डिफॉल्ट दी गई है। अगर इसके लिए हमने पोजीशन स्टैटिक भी रख दी होती, लेट्स गिव इट अ पोजीशन स्टैटिक, तो भी रिफ्रेश करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब तक एलिमेंट के पास डिफॉल्ट पोजीशन या स्टैटिक पोजीशन है तब तक आप उसके Z इंडेक्स की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम इस एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दें और अब रिफ्रेश करें, तो अब क्या हुआ, ये ग्रीन वाला बॉक्स सामने की तरफ आ गया। तो एक दो चीजें ध्यान से याद रखनी है। सबसे पहला ये कि जब भी ओवरलैपिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स के केस में हमारा Z इंडेक्स डिसाइड करता है कौन सा एलिमेंट लेवल में बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ आएगा, कौन सा एलिमेंट पीछे की तरफ यानी बैकग्राउंड की तरफ जाएगा। दूसरी चीज, जब भी हम Z इंडेक्स की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एलिमेंट्स का Z इंडेक्स या तो 0 होता है, या उसको ऑटो सेट कर दें तो भी वो 0 के बराबर ही होगा। अगर हमें किसी एलिमेंट के Z इंडेक्स को चेंज करना है तो उसके लिए उस एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक या डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, या तो पोजीशन एब्सोल्यूट हो या रिलेटिव हो या कोई और पोजीशन सेट हो, बट स्टैटिक या डिफॉल्ट पोजीशन के लिए Z इंडेक्स वैल्यू चेंज नहीं हो सकती किसी भी एलिमेंट की। एंड इसके अलावा Z इंडेक्स को हम पॉजिटिव भी सेट कर सकते हैं, हम नेगेटिव भी सेट कर सकते हैं। जितना Z इंडेक्स पॉजिटिव होगा, यानी यहां पर Z इंडेक्स क्या है, पॉजिटिव है, उतना ही वो बाहर की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अपर लेवल की तरफ आता चला जाएगा, और जितना भी Z इंडेक्स नेगेटिव होगा उतना ही वो लोअर लेवल पे चला जाएगा, मतलब पीछे की तरफ छुपता चला जाएगा। तो यहीं पर अगर इस ग्रीन को हम Z इंडेक्स दे देते -1, सेव रिफ्रेश, तो उससे क्या होता, ये दोबारा पीछे की तरफ चला जाता। यहाँ हम 2 के लिए भी Z इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसे हमने ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव दे रखी है। तो अगर हम 2 को Z इंडेक्स दे दें, लेट्स सपोज हमने 1 को Z इंडेक्स दिया है 1 और 2 को हमने दे दिया 2, तो उस केस में क्या होगा, जिसका Z इंडेक्स बड़ा है वो बाहर की तरफ आएगा, यानी ये ऑरेंज बाहर की तरफ आएगा। इसे कर लेते हैं सेव रिफ्रेश, तो क्या हुआ, ये ऑरेंज बाय डिफॉल्ट बाहर की तरफ आएगा। पर अगर हमने इसे Z इंडेक्स छोटा दे दिया, लेट्स सपोज इसे हमने Z इंडेक्स दे दिया 0 और इसको दे दिया 1, तो अब ये 1 बाहर की तरफ आएगा। रिफ्रेश करेंगे तो 1 बाहर की तरफ आएगा। वहीं पर अगर दोनों के Z इंडेक्स लेट्स से वी मेक इट नेगेटिव, इसे हमने कर दिया -2, तो जिसका ज्यादा नेगेटिव होगा वो अंदर की तरफ रहेगा। तो ये जो 2 वाला है ये ज्यादा नेगेटिव है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, और 1 वाला बाहर की तरफ रहेगा। रिफ्रेश करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 वाला मेरा बॉक्स अपर लेवल पे आएगा, यानी बाहर वाले स्टैक लेवल पे आएगा। वहीं पर अगर इसे -2 की जगह अगर हमने कर दिया होता 0, तो उस केस में 0 बड़ा होता है -1 से, तो 2 वाला एलिमेंट मेरा बाहर की तरफ आता है। रिफ्रेश करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरीके से Z इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारी काम करती है। तो जब भी हम वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करेंगे, उसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारे 2 एलिमेंट्स ओवरलैप हुए हैं, किसी एलिमेंट को हम बाहर के लेवल की तरफ यानी ऊपर की तरफ दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम Z इंडेक्स को पॉजिटिव कर देते हैं। या फिर ओवरलैप में अगर किसी एलिमेंट को हम अंदर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उस एलिमेंट के लिए हम Z इंडेक्स को नेगेटिव कर देते हैं। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने खुद से Z इंडेक्स की वैल्यूज जो हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव वैल्यू सेट करके देखिए, कुछ नेगेटिव वैल्यू सेट करके देखिए, 0 वैल्यू सेट करके देखिए, एंड उस हिसाब से हमें और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कौन से एलिमेंट किस Z इंडेक्स वैल्यू पर बाहर की तरफ आते हैं एंड कौन से एलिमेंट अंदर की तरफ आते हैं।